बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि आज मैं जो पर्सन से आपसे मिलवाने वाला हूँ उनको मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ यूट्यूब पे, और ख़ास करके उनकी जो स्पेशलिटी है वर्ड्स को बहुत ही करीब से समझना, सोचना, मतलब जो शब्द आप आम लाइफ में बोलते हो उसका मीनिंग क्या हो सकता है और उसको किस तरीके से सोचना चाहिए, वो इनकी स्पेशलिटी है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज हम एक ऐसे पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जिनको आम जनता तो कहती है मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन वो खुद को बुलाते हैं मोटिव एक्शनल स्पीकर। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर, वेलकम टू द वायरल शो। बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। विरल भाई, सच्चाई तो ये है, जब आप इंट्रो दे रहे हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर तो मैं हूं, पर जो आपका ऑरा, एनर्जी और जो आपके चेहरे की स्माइल है ना, फीलिंग वो आपसे आ रही है। थैंक और यू। मैं विरल भाई को अपना द वायरल भाई बोलूंगा आपके साथ ना। मैं देखता हूँ आपके साथ जो आ जाए वो वायरल हो जाते हैं। बहुत बहुत आभार, मुझे ये मौका देने के लिए, अवसर देने के बहुत बहुत आभार। थैंक यू, और थैंक तमाम यू सो सुनने मच। वालों को भी बहुत बहुत आभार सर जी। तो विरल सर भाई, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। आपको हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं, तो पहले तो इसका मुझे राज बताइए, ये मोटिवेशनल क्या होता है? अब मोटिवेशनल, अच्छा देखिए विरल भाई, एक तो मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है। दूसरा, जब मैंने अपना करियर शुरू किया जब मोटिवेशनल स्पीकर, तो मैंने कई लोगों से मिला और मैंने पूछा जी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर हम लोग करते क्या हैं, हम्म। मोटिवेशनल स्पीकर आखिर करते क्या हैं। तो वो बोले जी हम लोगों को जागरूक करते हैं। तो मैंने कहा सर मुझे तो इस शब्द पर ही ऐतराज है। बोले जी मतलब? मैंने कहा देखिए, जागरूक शब्द कहता है जाग और रुक। तो मैं कहता हूँ जब जाग कर रुकवाना ही था तो इसको सो लेने देते, इसकी नींद ही पूरी हो जाती तो ही ठीक था। तो मैंने उस दिन तय किया विरल भाई कि मैं लोगों से कहूंगा कि जाग और चल। जब आप जाग गए हो तो अब एक्शन लो। मोटिव आपको मिल गया तो उसके साथ एक्शन जोड़िए। और वहां से ये टर्म आई मोटिव एक्शनल स्पीकर। और जब आप एक्शनल यानी एक्शन लिखते हैं तो AC आता है, एंड दैट बिकम्स अमर चौधरी। तो मुझे लगता है ईश्वर की भी ऐसी इच्छा थी कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कहलाऊं। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। ये बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने कनेक्ट कर लिया। मतलब ये जागकर रुकाना ही था तो जगाया क्यों, मतलब। आप बिल्कुल है, डेफिनेटली है। एक्चुअली जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक किसी भी मोटिव के होने का कोई लॉजिक होता ही नहीं है। तो मेन चीज तो एक्शन है ना। एक्शन शब्द को भी अगर आप थोड़ा सा गैप दे के लिखें तो बनता है एक्ट, ACIT, एक्ट, आई ऑन, एक्ट आई ऑन। जिन चीजों पर मैं एक्ट करूंगा दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो एक लिस्ट तो आदमी की ये होनी चाहिए, मुझे किन चीजों पर एक्शन लेने वाला है। अब 2025 आ रहा है तो सबसे पहले तो क्या बना लीजिए, लिस्ट। लेकिन विरल भाई एक चीज अब मैं यहाँ जोड़ूंगा जरूर, क्योंकि आपने ना पॉडकास्ट की स्टार्ट बड़ी शानदार की है। अब 90% लोग गलती क्या करते हैं, मैंने अभी कहा एक लिस्ट बना लीजिए। आप जब हम और आप स्कूल में रहे होंगे या जब हम स्कूल में थे ना, तो कई बार हमारे टीचर्स हमको मोटिवेट करते थे, या कोई बाहर से कोई स्पीकर आ गए, कोई बाहर से ट्रेनर आ गए और वो बड़ा मोटिवेट करते थे हमें। तो अमूमन मोटिवेट करते होंगे तो किस चीज़ के लिए मोटिवेट करते होंगे? स्कूल में स्टूडेंट है तो किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे पढ़ाई हैं? करो। पढ़ाई के लिए। अब विरल भाई आप मुझे बताइए, हम स्कूल से मोटिवेट होकर जैसे घर पहुंचते थे तो हम सबसे पहले क्या बनाते थे? टाइम टेबल। करेक्ट। मैं कहता हूं उन्होंने टाइम टेबल के लिए तो मोटिवेट किया ही नहीं था, उन्होंने तो एक्शन लेने के लिए मोटिवेट किया था। और हमने एक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिया? लिस्टिंग में, टाइम टेबल। और मैं हमेशा कहता हूं विरल भाई, दुनिया में, भारत में टाइम टेबल बने या अमेरिका में बने या युगांडा में बने, इस पूरे यूनिवर्स में बनने वाले टाइम टेबल की सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या होती है? वो हमेशा कल से शुरू होता है। आज से नहीं मैं होगा। कल सुबह 5, मैंने कहा जी अभी तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, आज का अगले बना 12 लो। घंटे का क्या है, इसमें भी कोई एक्शन ले लेते। तो हम ना चीजों को टालते हैं, कभी भी आप नोटिस करना। हम्म। मैं हम लोगों को, अपनी प्रजाति को बोलता हूँ लास्ट डेट वाले लोग। अब लास्ट डेट वाले कैसे? 93% लोगों की सच्चाई बताता हूँ। घर वाले बोलते हैं, मम्मी बोलती हैं, वाइफ बोलती हैं जी बिजली का बिल आया है, बताइए पहला सवाल क्या होता है? लास्ट डेट का। क्यों? मैंने कहा भाई साहब कल भर दोगे तो क्या हो जाएगा, आज भर दोगे तो क्या हो जाएगा। हम हर काम की क्या ढूंढते हैं? लास्ट डेट। इसलिए हम उसको टालने, और वैसे भी आजकल तो डिजिटल का युग है, और डिजिटल शब्द में तो खुद ही टल लगा हुआ है। तो हम हर चीज को क्या कर रहे हैं आजकल? टाल रहे हैं। टाल रहे हैं, टाल रहे हैं। अमेजिंग। मैं बस इसमें कोशिश करता हूँ
कि एक्ट आई ऑन, एक्शन ले लीजिए बस उसको। सुपर सुपर सुपर। तो सर अभी जैसे 2025 की बात कर रहे जी, थे, जी, जी। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2025 को जी। अपना सबसे बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं, अपने Definitely। लाइफ का सबसे बेस्ट ईयर बनाना चाहते हैं। तो मुझे पहले तो कुछ एक्शन स्टेप्स बता दीजिए, जैसे एक्ट आई ऑन वाला हाँ, एक्शन स्टेप बता दीजिए कि अगर उनको 2025 को अपना बेस्ट ईयर बनाना हो तो जी, जी। क्या करना चाहिए। सबसे पहले खुद पर काम करिए। किताबें रिसालें ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। आपको दुनिया में ना किसी चीज पर काम करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप देखेंगे तो खुद पर भगवान, खुदा, खुदा शब्द पर ही गौर करें। अगर उसमें आका डंडा हटा दें तो क्या बचता है? खुद। खुद। एक्चुअली हम खुद को ही इतना मजबूत बना लें, इतना बेहतर बना लें। मेरा एक बात पर बड़ा यकीन रहा है कि बढ़िया से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। आप खुद को बेहतर बनाते जाइए, आप खुद को अपग्रेड करते रहिए। अपने आप से बस इतना सवाल पूछ, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एक एम्प्लॉय हो, आप तो खुद, इसको मैं बोलता हूँ विरल भाई, अगर 2025 में दिल से अगर कोई काम करना है तो वो करिए सेट। खुद को सेट करना है ना, तो सेट कर लीजिए। चाहे किसी भी काम में सेट करना हो, चाहे पढ़ाई में, चाहे जॉब में, चाहे बिजनेस में, दुनिया में, चाहे पॉलिटिक्स में, कहीं भी खुद को सेट करना है तो सेट कीजिए। अब ये सेट क्या है? SAT, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। जितने सवाल हम दुनिया से पूछ रहे हैं उसका 2% खुद से पूछ लीजिए। और मुझे ये आदत कहाँ से डली, मैंने अपनी ज़िंदगी में कब शुरू किया, मैंने एक किस्सा, एक कहानी सुनी। एक लड़का एक दुकान पर पहुंचता है, पहले STD PCO हुआ करते थे। हाँ। तो वो एक दुकान पर पहुंचता है और वहाँ से कॉल करता है STD PCO से। उधर से एक मैडम फ़ोन उठाती है, सेट क्या है ये, उधर से मैडम एक फ़ोन उठाती है, बोलता है मैम मुझे अपने यहाँ माली रख लो। मैडम बोलती नहीं मेरे यहाँ तो माली है। वो कहता है मैम उसको हटा दो, मुझे रख लो। मैडम कहते नहीं मेरा माली बहुत अच्छा है, मैं उसे नहीं हटाऊंगी। वो लड़का कहता है मैडम मुझे हटा दो, मैं उससे थोड़ी सैलरी कम ले लूँगा, 500 रुपये। मैडम कहती नहीं नहीं मैं अपने माली को नहीं हटाऊंगी, मेरा माली बहुत अच्छा है। बोलता मैडम मैं ना लंच भी नहीं करूँगा, लंच भी घर से लाया करूँगा, आप तो मुझे रख लो। बोलते नहीं मैं नहीं हटाऊंगी अपने माली को, मेरा माली बहुत अच्छा है। और मैडम फ़ोन काट देती है, रख देती है। और ये सब कुछ ना वो दुकान वाला देख रहा है, STD PCO वाला। उसे बड़ा तरस आता है लड़के पर। वो लड़के के पास आता है, बोलता बेटा तुझे नौकरी की इतनी ज़रूरत है, तुझे इतनी दिक्कत है, तो तू एक काम कर, मेरे यहाँ जॉब कर ले। लड़का बोलता कैसी जॉब, काहे की जॉब? वो बोलता यार तू अभी जॉब मांग रहा था ना, अभी तो नौकरी मांग रहा था फ़ोन पे। लड़के का जवाब सुनिए विरल भाई। लड़का बोलता उस मैडम के घर वाली मैं ही हूँ। मैं तो ये चेक कर रहा था कि मेरी मैडम मेरे काम से खुश है या नहीं है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ या नहीं है दे रहा हूँ। कल को ऐसा तो नहीं होगा कोई और आएगा और मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा। मुझसे अगर कोई एक थ्योरी पूछे तो मैं कहता हूँ आप अपने बिजनेस में, आप अपने जॉब में, किसी भी काम में उतने ही सेफ हैं जितना टफ आपको रिप्लेस किया जाना है। तो जब आप अपने आप से सवाल पूछने लगेंगे, दुनिया पूछती है दुनिया ने मुझको क्या दिया, कंपनी ने क्या दिया, बॉस ने क्या दिया, मैं कहता हूँ साहब एक बार खुद से भी पूछ लो आपने क्या दे रखा है। जिस दिन आपने ये पलट के पूछना शुरू कर दिया, तो अगर कोई 2025 में, देखिए मैं किताबी बात, मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं विरल भाई जो यूट्यूब या गूगल कर दे। मेरा एक चैनल है अमर चौधरी ऑफिशियल के नाम पर, तो मैं इसमें एक प्रोग्राम चलाता हूँ, सॉल्यूशन फॉर द मेंटल पॉल्यूशन। और मैं ये कहता हूँ कि जिन चीज़ों को हमारे दिमाग में गलतफहमी घुसा दी गई है, इनको निकालिए। बजाय आप ये कहें कि दुनिया ने क्या दिया, आप तो पूछिए क्या मैं डिजर्व करता भी हूँ जो मुझे मिल रहा है। यहाँ मेरी एक थ्योरी शेयर करूं अगर विराल भाई आप इजाज़त दें तो। 100%। अगर 2025 में आपको करना ही है तो मेरे कहने से एक काम और कर लीजिएगा। मेरी एक बुक है बॉर्न अगेन, उसमें एक चैप्टर है और मुझे वो थ्योरी इतनी पसंद है विरल भाई अपनी लाइफ में, और मैं उसको रोज़ अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर। थ्योरी का नाम बताता हूँ पहले तो आपको, थ्योरी सुन के ऐसा, और थ्योरी का नाम है डू यू गिव चटनी। अरे चटनी। चटनी। अच्छा मैं बातें जो करूँगा ना, मैं फिर कहता हूँ मैं स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग नहीं। हमारे खुद के गांवों में, खुद के परिवारों में, खुद के देश में इतने उदाहरण, इतनी नॉलेज, इतने ज्ञान है, हमें किसी और से बाई करना पड़ेगा क्या? करेक्ट हमारा ये अलग बात है कि आप किसी फॉरेनर के नाम पे थ्योरी दे दो, अरे वो थ्योरी बन जाती है। हम लोग दिन में 10 थ्योरी देते हैं। कोई मान नहीं है। अब समझिए थ्योरी क्या है।
विरल भाई, आप या तमाम लोग जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं सवाल पूछता हूँ। अभी लंच ब्रेक हुआ, आप ऑफिस में हैं या चलिए आप अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं या कॉलेज में हैं और आपने दोस्तों के साथ सोचा चलो यार भूख लग रही है, समोसे खाने चलते हैं। हाँ। अब समझिए चटनी क्या है। आप घर से निकलते हैं, आप ऑफिस से निकलते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं, वहां 2 दुकानें हैं समोसे की। दोनों लाजवाब समोसे बनाती हैं, शानदार समोसे। प्राइस सेम है, टेस्ट सेम है, लाजवाब है दोनों। एक के यहाँ चटनी है, एक के यहाँ चटनी नहीं है। आप किसके यहाँ समोसा खाएंगे? जहाँ चटनी है। सर आप घर से चटनी खाने गए थे क्या? नहीं, क्या खाने गए थे? समोसे। तो दूसरे के यहाँ भी तो समोसा है, वहाँ खा लीजिए। फिर आप चटनी वाले के यहाँ क्यों खा रहे हैं? कारण? एडेड फ्लेवर। चटनी क्या कर देती है? वैल्यू बढ़ा Value देती है, बढ़ा स्वाद देती बढ़ा है। देती है। हाँ। अब मेरा सवाल सुनिए, मेन चीज सवाल यहाँ सुनिए विरल भाई, क्या वो आपसे चटनी के पैसे ले रहे हैं? नहीं। फिर वो आप तो बिजनेस कोच हैं, मेरा अगला सवाल, तो क्या वो बेवकूफ़ है फिर आपको फ्री की चटनी दे रहे हैं? क्या उसमें बिजनेस सेंस नहीं है? फिर वो फ्री की चटनी आपको दे क्यों रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैंने ये फ्री की चटनी नहीं दी तो समोसा नहीं बिकेगा। ऐसे समोसों की दुकानें सैकड़ों खुली हुई हैं इस धरती पर। मैं कहता हूँ हर आदमी के पास समोसा है। आप MBA कर रहे हैं, कंपनी आई आपके कॉलेज में कैंपस के लिए, अब वो किसको सिलेक्ट करने आए? MBA वालों को। तो MBA तो आपके कॉलेज में 1000 ने कर रखी है, उन्हें चाहिए 50 लोग। करेक्ट। तो वो कहते हैं यार ये 1000 समोसे वाले तो हैं, पर फिर वो कहते हैं क्यों ना हम चटनी वाला ढूंढ लें। अब ये चटनी क्या हो सकती है? आपका कम्युनिकेशन चटनी है, आपका 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 इंटीग्रिटी चटनी है, आपकी लीडरशिप चटनी है, आपकी ऑनरशिप चटनी है। आप बिजनेस में आ जाइए, दुकान पे आ जाइए, आपका मेडिकल स्टोर है, आपकी किराने की दुकान है, आपकी डेयरी है, लेट इट बी एनी जॉब, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो सब जगह सेम है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो कहते हैं यार फिर किसके पास जाएं? तो मैं लोगों से पूछता हूँ, फिर वो व्यवहार की चटनी देखते हैं, फिर वो आपकी सर्विस की चटनी देखते हैं। तो अब चटनी की परिभाषा देता हूँ क्या है। उन्होंने फ्री में दी थी चटनी, अब मेरी नज़र में, आप तो बिजनेस कोचर, मैं तो कहता हूँ लाइफ को ही समझ लीजिए ना। दुनिया का वो काम जिसके लिए कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपको पैसे ना देता हो, फिर भी आप वो एक्स्ट्रा काम फ्री में दें, दैट इज कॉल्ड चटनी। करेक्ट। और क्यों दें? क्योंकि करोड़ों समोसे हैं इस दुनिया में। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, मुझे अपने अब मैं जितने भी हमारे लोग सुन रहे हैं, मैं तो चाहता हूं कमेंट बॉक्स में वो लिखें। आपका जो भी काम हो दोस्तों, जो भी काम हो, आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बिजनेस ओनर हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो सकते हैं। लिखिए कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से आपकी चटनी क्या हो सकती है। आप एक एम्प्लॉई हैं, 9 से 5 आपका ऑफिस है, 10 मिनट पहले चले जाइए, 10 मिनट बाद तक रुक जाइए, हो गई एक्स्ट्रा चटनी। आप एक टीचर हैं, सब्जेक्ट पढ़ाने के पैसे ले रहे हैं, बच्चे का हौसला बढ़ा दीजिए, बच्चे के कंधे पर हाथ रख के बोल दो बेटा कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना, ये चटनी है। आप डॉक्टर साहब हैं, दवाई की आपने पढ़ाई की हुई है, थोड़ा सा किसी को स्माइल दे दीजिए, थोड़ा सा किसी को कॉन्फिडेंट, घबराने की जरूरत है, ठीक हो जाओगे। एक चेहरे पे स्माइल लाते हुए पेशेंट से इतना बोल दीजिए, हो गई आपकी चटनी। वो 10 डॉक्टर छोड़ के आपके यहाँ आए तो मुझे बता दीजिएगा। आप तो गुजरात से हैं विरल भाई, वैसे तो आप मुंबई से, खैर ब्रॉटअप तो आप मुंबई हैं, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड आपका गुजरात है। हमारे यहाँ, मेरा गाँव है चिरोड़ी, गाजियाबाद में लोनी एक जगह है, वहाँ एक छोटा सा गाँव पड़ता है चिरोड़ी। तो हमारे यहाँ बचपन में सबके यहाँ अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है उसके लिए। एक शब्द होता है लुभाव, जिसे कई जगह इनाम बोलते हैं। दुकान पे जब हम छोटे से थे, सामान लेने जाते थे, तो दुकानदार वो कोई मीठी गोली, कोई वो टॉफियाँ एक्स्ट्रा नहीं दे देता था इनाम के नाम पे। अब आप मुझे बताइए, एक दुकान है 100 मीटर दूर आपके घर से, एक दुकान है 400 मीटर दूर, पर 400 मीटर वाला आपको लुभाव देता है, इनाम देता है, वो चॉकलेट, छोटी सी टॉफी, जरा सा कुछ भी उसने एक्स्ट्रा दे दिया। बताइए आप किसके यहाँ सामान लेने जाएंगे? चल के वहां तक जाएंगे, 400 मीटर दूर जाएंगे। Yes, yes, तो yes. मैं हर बिजनेस ओनर से पूछता हूँ, हर स्टूडेंट से, हर टीचर से, हर डॉक्टर से पूछता हूँ कि बताइए आप लुभाव दे रहे हैं क्या अपने काम में? इनाम दे रहे हैं क्या? सवाल है वो एक्स्ट्रा दे रहे हैं क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर 2025 में बनना है तो ये एक्स्ट्रा, देखिए आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझिए, मानव स्वभाव को समझिए विरल भाई। इस दुनिया में सबको एक्स्ट्रा पसंद है। कभी आपने मम्मी को, घर में परिवार में कोई मम्मी हो, ताई जी हो, चाची जी हो, दादी हो, उनको नोटिस करिएगा, आप लोग भी नोटिस करिएगा, उनको सब्जी खरीदते हुए देखिएगा। मम्मी सब्जी वाले से बोलते हैं कि भैया 1 किलो भिंडी दे देना, और जब वो 1 किलो भिंडी तोल देगा तो मम्मी को तसल्ली उस 1 किलो भिंडी से नहीं पड़ती। मम्मी फिर अपने हाथ से 3-4 भिंडियां उठा के डालती है,
और मम्मी को लगता है मेरे बच्चों का पेट इस 1 किलो भिंडी से नहीं भरेगा, ये जो 4 भिंडी एक्स्ट्रा मैंने डाली हैं, इनसे पेट भरेगा। सॉरी, इंसान विरल भाई 3500 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदता है, पर उसको तब तक चैन नहीं पड़ता जब तक वो 3 इंच दीवार आगे ना निकाल ले। उसे लगता है मेरे बच्चे 3500 स्क्वायर फीट में थोड़ी रहेंगे, मेरे बच्चे 3 इंच में रहेंगे। मैंने इसको पॉजिटिवली पता कैसे समझा, इस दुनिया में सबको एक्स्ट्रा चाहिए, दे दीजिए ना। सही है, सही है। आपके भी मेडिकल स्टोर है, इसका भी मेडिकल स्टोर है, दवाई तो आप बदल नहीं सकते, क्या बदल सकते हो? सर्विस बदलिए, व्यवहार बदलिए, बातचीत बदलिए, लोग कोई आए उसके हालचाल पूछ लीजिए, दवाई दे देते ये भी पूछ लो, अब कैसी तबीयत है बाबूजी की, अच्छा वहाँ अस्पताल में कोई दिक्कत हो तो बताना मुझे, आपसे कोई मदद थोड़ी मांगने आ रहा, पर उसे लगा अरे यार नहीं भाई साहब है, पर इतना कष्ट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। करेक्ट। नहीं, अमेजिंग अमेजिंग, आपने 2 इम्पोर्टेंट लर्निंग ये एक कन्वर्सेशन में दे दी। सबसे पहला तो सेट और दूसरा चटनी, ये दोनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ऑडियंस के तौर पे अगर देखता होता, एक व्यूअर होता, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता पता है, इस चैनल को मैं सब्सक्राइब कर लेता, लाइक करके ये वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करता, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ सर आपने सिखाई है। एंड बिलीव मी, आप इतनी कमाल की बात कह रहे हैं, पर एक ऐड ऑन कर दूं, अगर मैं ऑडियंस में होता, अभी हमने क्या कहा, चटनी, इस चैनल को तो सब्सक्राइब करता, लाइक करता, शेयर करता, साथ में अमर चौधरी ऑफिशियल को भी कर लेता, क्योंकि वो चटनी हो जाए, वो चटनी हो जाए। सही बात है, सही बात है, सही बात है। नहीं, 100%। और ये जैसे आपने बताया कि हर किसी का माइंडसेट है, वो 3 इंच ज़्यादा चाहिए, या वो जब भी मम्मी और वो लोग जाते हैं तो उनको कुछ 3-4 भिंडियाँ ज़्यादा चाहिए, या वो मसाले चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस नहीं होता है? हाँ, देखिए बड़े कमाल का क्वेश्चन है यार भाई, मैं एक चीज़ के लिए अप्रिशिएट करूँ, एक तो आपका अंदाज, एक तो आपकी एनर्जी, और दूसरा सवाल में से सवाल निकालना। मैं एक थ्योरी मानता हूँ, जिस दिन आप 100 रुपये के बदले 110, 120, 25 रुपये की सर्विस देने लगेंगे, 110, 120 की प्रोडक्टिविटी देने लगेंगे, एक्चुअली हमारे साथ उल्टा है, हम एक्स्ट्रा मांगते हैं, देते नहीं है। मैं एक्स्ट्रा कहता हूँ दे दीजिए आप, और फिर देखिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनते हैं। आपने प्राइस और वैल्यू बड़ा कमाल का पॉइंट उठाया है। एक्चुअली 90% केस में हम प्राइस और वैल्यू को सेम समझते हैं। मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, प्राइस और वैल्यू में तो जमीन आसमान का अंतर है। उदाहरण देता हूँ, आप अपने यहाँ लोकल अपने क्षेत्र में कमिश्नर साहब के घर गए, SHO साहब के घर, MLA साहब, किसी MP या किसी सेलिब्रिटी के घर चले गए, और उन्होंने आपको चाय पिलाई साथ बैठाकर। अब आप जैसे ही बाहर से उठते हैं तो आपका स्टाइल ही अलग हो जा रहा है, भाई MLA साहब, मंत्री साहब के साथ चाय चाय। मेरा क्वेश्चन, चाय का प्राइस कितना है? चाय कितने रुपए की आती है? मुश्किल से 10, 20, 25 10-20 रुपए की। अगर वो ही 20 रुपए या 10 रुपए वो आपकी जेब में रख के ऐसा बोलते कि जाओ अमर चौधरी, जाओ विरल भाई, रास्ते में चाय पी लेना, तो अब आपकी इज्जत बढ़ती है, बेइज्जती हो जाती? बेइज्जती हो जाती। तो मैं कहता हूँ चाय का प्राइस 10 रुपए है, चाय की वैल्यू करोड़ों की है। हम लोगों के प्राइस तो समझ, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, आजकल राजकुमार साहब का एक डायलॉग बड़ा रील बड़ी वायरल हो रही है कि अगर जमींदार बनने का शौक है, मालिक बनने का शौक है, तो मालिक जैसा दिल पैदा करो। हमारे यहाँ कल्चर कैसी चलती है, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मेरी एक शॉप है, मेरा एक शोरूम है, मैं 2 एम्प्लॉय रख लेता हूँ, उन सेल्स पर्सन है, काउंटर पे खड़े हुए कपड़े दिखाने का, जो भी चीज़ आपका प्रोडक्ट है, आप कभी नोटिस करना मेरे कहने से। और दोपहर में 2-3 घंटे का ऐसा टाइम होता है, दोपहर में गर्मी हो रही है कि अब ग्राहक नहीं आएंगे, तो पता है मालिक के दिमाग कैसे काम करता है, मालिक को क्या जोर पड़ता है, यार मैं सैलरी दे रहा हूँ 15,000 रुपये, खाली बैठा हुआ है मेरा एम्प्लॉय, अब उस सेल्स पर्सन से हम दुकान पर कैसे कैसे काम करवाएंगे, जा घर से सामान वो ले आ खाना, या देख जाले झाड़ ले, या अच्छा वहाँ सफाई कर ले। हमें ऐसा लग रहा देख ले मैंने इसको निचोड़ लिया, मैंने 15,000 दिए तो वसूल लिए। मैं कहता हूँ साहब इनको 2 घंटे का आराम दे देते, इसको मेंटली रिलैक्सड होने देते, और जब वो 5 बजे वापस आपका ग्राहक आता तो फुल एनर्जी, फुल एक्साइटमेंट के साथ जान लगा देता प्रोडक्ट बेचने में। आपने पोछा लगाने के लिए रखा था क्या इसको? आप इस बात में खुश हो रहे हो कि मैंने निचोड़ लिया एम्प्लॉय को, तो वो मालिक वाला दिल तो पैदा कीजिए। हमारे एक थ्योरी चलती है विरल भाई, आप क्योंकि यू आर इनटू बिजनेस, मैं देखता हूँ आप कमाल के बिजनेस टिप्स देखते हैं, और खासतौर से कॉलेज स्टूडेंट्स को, यूथ को, तो मैं चाहता हूँ जो युवा, जो नए एंटरप्रेन्योर्स आए, उनकी सोच अलग तरह की होनी चाहिए। हमारे यहाँ कहते हैं, हमारा थ्योरी है कस्टमर फर्स्ट। मैंने एक बड़ी शानदार लाइन सुनी है रिचर्ड ब्रैंसन साहब की, वो कहते हैं एम्प्लॉय फर्स्ट। और ऐसा नहीं है कि कस्टमर, वो कहते हैं कस्टमर फर्स्ट नहीं, बस उनका तरीका दूसरा है। वो कहते हैं मैं एक शॉप
ऑनर हूँ, मेरा एक शोरूम है और मेरे यहाँ 100 ग्राहक आते हैं दिन में और मेरे यहाँ 4 सेल्स पर्सन है, तो उन 100 ग्राहकों को मैं डील करूंगा या मेरे सेल्स पर्सन डील करेंगे? सेल्स पर्सन। तो वो कहते हैं साहब अगर आप सच में चाहते हो कि कस्टमर फर्स्ट, तो आपका काम कस्टमर का ख्याल रखना नहीं, आपका तो एम्प्लॉय का ख्याल रखना है। आप इस एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी दीजिए, आप इस एम्प्लॉय को दिन में 2 बार चाय पिलवा दीजिए, आप इस एम्प्लॉय का हौसला बढ़ाते रहिए, इससे परिवार के बारे में पूछिए, इसको खुश आप रखिए। मैं चुनौती देता हूँ, वो कस्टमर के परिवार तो छोड़ दो, रिश्तेदारों तक की भी खुश रख लेगा। पर हमें क्या लगता है, कस्टमर, हम इसको 4 गाली दे देंगे करेक्ट। और ये कहता भाई साहब तुमने गाली दिया, अब हम बताएंगे। वो गुस्सा कहाँ अब वो निकालेगा? बदला कहाँ से लेगा? कस्टमर से। करेक्ट करेक्ट एक मैं आई एम इनटू सेल्स ट्रेनिंग आल्सो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैं देता हूँ और तमाम ईश्वर की कृपा से जिन बड़ी कंपनीज का आप नाम जानते होंगे, ईश्वर की कृपा से मुझे वहाँ मौका देना, 3-4 हज़ार करोड़ की तक की कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को, सीनियर मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है। मैं सेल्स पे डिस्कशन कर, विरल भाई मेरा थोड़ा देखने का तरीका, समझने और समझाने का अलग है। अलग है। हाँ। तो एक थ्योरी समझाता हूँ, समझिए विरल भाई, अगर आपके माध्यम से तमाम लोगों तक पहुँच जाए तो थोड़ी बारीकी पर समझिए। तो मैं बोल रहा था, सेल्स पे बात चल रही थी, तो एक साहब खड़े हुए, आपने एक डायलॉग सुना होगा मैनेजर्स का या लीडर्स का या बॉस का, मुझे तो रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट से मतलब है। तो एक साहब खड़े हुए बोले, सर आई लव लड्डूज, कोई पॉइंट चल रहा था रिजल्ट के ऊपर, सेल्स के ऊपर बढ़नी चाहिए। तो बोले सर आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे, मुझे लड्डू पसंद है। अब लड्डू को आप रिजल्ट मान लीजिए। बोले आई लव लड्डूज, दैट्स वाई माई मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे। मैंने कहा ग्रेट मेरे दोस्त, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पर फिर मैंने विरल भाई एक बात कही कि मेरे दोस्त, यू लव लड्डूज, दैट्स वाई योर मम्मा मेक्स लड्डूज एवरी संडे, लव योर मम्मा, शी विल मेक लड्डूज डेली। मैंने कहा सच में लड्डू चाहिए तो मम्मी को प्यार करो, डेली लड्डू बना के देगी। और मम्मी कौन है? आपका एम्प्लॉय। मम्मी कौन है? आपकी टीम। चाहिए लड्डू ही। और आप में जरा मैंने मेरा एक डायलॉग है कि अगर आप में जरा सा भी दिमाग होता तो आप हमसे दिल लगाते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप में जरा सा भी दिमाग होता तो भी आप हमसे दिल लगाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग सर, ये बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने जैसी हैं, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम बचपन से जब भी छोटे से बड़े होते हैं तभी कुछ कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली जाती है। जैसे अगर हम ये चटनी की बात कर रहे हैं और ये सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो हमें, मुझे पता है एक डायलॉग सिखाया जाता है कि हर बिजनेसमैन को कि अ रुपी सेव्ड इज रुपी अर्नड। डेफिनेटली। तो शायद आप जो बोल रहे हो उससे वो अलग नहीं हो जाएगा? रुपी सेव्ड, तो व्हाट डू यू मीन बाय सेव्ड? इस सेविंग की परिभाषा तो बताइए। अब आप बताइए कैसी बात हुई। मान लो किसी का ऑपरेशन करवाना है और ऑपरेशन वाला कह रहा है जी 20,000 रुपये लगेंगे, ये ठीक हो जाएंगे। आप कहेंगे नहीं, मैंने 20,000 बचा लिए। तो आदमी नहीं मर गया क्या? इसे बचाना कहते हैं क्या? चलो एक अजीब, विरल भाई एक मुश्किल सा उदाहरण देता हूं। अब मुझे उम्मीद, अगर आप सेविंग का कंसेप्ट ही नहीं समझ पाए आप, हम लोग, एक लड़का स्कूल में था, घर पहुंचता है और मम्मी से बोलता है, और कमाल की बात आपने उठाई है, बोला मम्मी आज तो मैंने 10 रुपए बचाए। मम्मी कहती है कैसे? बोले मैं बस के पीछे दौड़ के आया हूं, बस में बैठा नहीं। तो मैंने कितने बचाए? 10 रुपए। मम्मी गुस्से में उसको चांटा मारती है, बोले बदतमीज, अगर ऑटो के पीछे दौड़ के आता तो 150 नहीं बचा लेता? अब कौन से 150 बच रहे थे? तो मैं ऑटो के पीछे दौड़ के आऊंगा तो 150 बच जाएंगे क्या? तो व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग? आपके लोग बचाएंगे तब आप बच पाएंगे। आपके बचा, मैं इस पे तो बड़ी बड़ी अच्छी लाइन याद आ गई मुझे। मैंने बहुत बिजनेस के नाम पे ना सर, लेकिन मैं उस पॉइंट पे आऊँगा जो आपने बात कही थी, बचपन से बहुत सारी चीज़ें डाली गई, उसमें आऊँगा। फिलहाल एक उदाहरण दे दूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बिजनेस, जो मनी माइंडेड है। आपने सुना मनी, बड़ा भाई बंदा मनी माइंडेड है। मैं कहता हूँ हाँ, हर आदमी हो सकता है मनी माइंडेड, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा बहुत मैंने मनी माइंडेड देखे, पर मैंने मनी हार्टेड नहीं देखा। बोले जी मतलब? मैंने कहा मनी माइंडेड उसको बोलते हैं जो दूसरे की जेब से पैसा निकालना जानता हो, और मनी हार्टेड उसको बोलते हैं जो अपनी जेब से पैसा लगाना जानता हो। और अगर आपने बात कही है तो अब मैं एक चीज़ कहूँ विरल सर, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है। मैं तो बिजनेस ऑनर से पूछता हूँ आप क्या करते हो? बोले जी बिजनेस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? व्यापार या व्यवसाय। कभी आपने इस शब्द पे गौर किया है सर? व्यवसाय 2 शब्दों से मिलकर बनता है, व्यय से आय। व्यय बोलते हैं खर्च,
से आय, पहले जेब से लगाओगे तो आय होगी। व्यापार, व्यय से पार। अगर आप जेब से लगाने की ताकत नहीं रखते, अगर एम्प्लॉय के समोसे भी आप गिन रहे हैं, तो कृपया करके बिजनेस तो बिल्कुल मत कीजिए। फिर आप कृपया करके बिल्कुल मत कीजिए। आप इसको ऐसे समझिएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली कई बार मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के जो लीडर्स होते हैं उनको भी ट्रेन करने का मौका मिलता है। तो वहाँ एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, आप लीडर तो बन गए, जेब से पैसे ही नहीं लगा रहे आप। ऐसे बिजनेसमैन के साथ होता है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मैंने कहा ना मैं वो कोई काम करता नहीं, यूट्यूब और गूगल करते। बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। हम लोग नवरात्रों के समय ना वो कन्याएं जिमाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो मोहल्ले पड़ोस से क्या करते हैं, कन्याएं बुलाते हैं और जिमाते हैं। हाँ। तो कैसे आती हैं कन्याएं हमारे घर, क्या करते हैं हम, पहले हम अपने घर से बेटे को, बेटी को, किसी को क्या करते हैं, भेजते हैं बेचते हैं, कि हाँ। भाई मोहल्ले में से तो आएंगे। बुला लाओ। आपने अपना बेटा या बेटी या परिवार से कोई गया, कितने व्यक्ति गए बुलाने, एक, और आए कितने घर, 9। तो मैं कहता हूं उस एक व्यक्ति की जगह 1 रुपया रख लीजिए। जब 1 रुपया मार्केट में जाएगा तो वो 9 को लेके आएगा। पर आप ये सोच के बैठ जाएं, नहीं हमारे घर से कोई बुलाने नहीं जाएगा, भैया जिसको आना है आ जाओ, इतनी किसी को नहीं पड़ी हुई, सबके घर में खाना बना हुआ है। और उस दिन मैं बता दूं और 50 लोगों की यहाँ कन्या पूज रही है, वो वहां चले जाएंगे। तो जब आप जेब से निकालने की हिम्मत नहीं रखते तो मत करिए ना काम इसको। एक पॉइंट तो ये व्यवसाय का तो पहला रूल है। दूसरा जो आपने बहुत बड़ा विरल भाई पॉइंट उठाया था, जिसको मैं मिस नहीं करना चाहता, और वो ये था कि हमें बचपन से ये बताए, इसको मैं बोलता हूँ विरल भाई ट्रैपिंग। दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी गलत चीजें, गलत फहमियां, और ये जानबूझ के डाली गई हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, ताकि हम सच में कामयाब ना हो जाए। पहले मैं आपको ट्रैपिंग समझा दूं। ट्रैपिंग होता क्या है, दिमाग में ऐसी बातें डाल देना जो हमें कामयाब होने से रोके। पहले ट्रैपिंग समझाता हूं क्या होता है विरल भाई। अच्छा छोड़ो, आप एक बात बताओ। अच्छा बताओ, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए विरल भाई? आयनिंग, इस्त्री। इस्त्री, मतलब इंग्लिश में क्या हाँ। कहना चाह रहे हैं आप? आयन। आयन। विरल भाई कपड़े सुखाने के लिए धूप चाहिए। हाँ। बताओ कपड़े सुखाने में इस्त्री या आयन का क्या काम है? कोई काम है क्या? पर जैसे ही मैंने आपके सामने हाथ ऐसे किया, मैंने आपके दिमाग में आयन घुसा दी। हाँ। रस्सी घुस 90% जब मैं ऐसा करता हूं तो जवाब आता है रस्सी। और मैं कहता हूं कपड़े सुखाने में ना रस्सी का कोई रोल, आप रेलिंग पे डाल दो, आप बेड पे डाल दो, आप हैंगर पे डाल दो। पर जैसे ही मैंने यूं किया तो आपके दिमाग में मैंने क्या घुसा दी? प्रेस या रस्सी। ऐसी हजारों आयन, ऐसी हजारों रस्सियां हमारे दिमाग में घुसाई हुई हैं। मैं बताता हूं वो कौन सी रस्सियां हैं, कैसे घुसाई गई हैं। एक्चुअली हम सबको मालूम था कि अगर हम मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग्स में, मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है, तो मैं बोलता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में भाई पॉजिटिव बोलिए, पावरफुल बोलिए, बड़ा पवित्र बोलिए। तो सामने से एक साहब बोले खड़े हो गए, अरे सर ये तो सब बोलने की बातें हैं, बोलने से क्या होता है? मैंने कहा और भाई नालायक बदतमीज क्या हाल है आपके? बोले ये क्या बदतमीज है, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैंने भाई साहब बोला ही तो है, बोलने से क्या होता है? इंसान बोलने के ऊपर पिछले 3 साल से अपने फूफा जी के घर नहीं गया। क्यों? क्यों जी, फूफा जी ने ऐसा बोल दिया था। बॉस से किस बात पे नाराज हो? बॉस ने सर मुझे ऐसा बोल दिया था सबके सामने। हस्बैंड वाइफ की क्यों नहीं बन रही? अरे बोले उसने मुझे ऐसा बोल दिया था। दोस्त से किस बात की नाराजगी है? दोस्त ने ऐसा। सारी दुनिया से बोलने के ऊपर मुंह फुलाए घूम रहा है इंसान, और पॉडकास्ट में बैठकर, सेमिनार में बैठकर डायलॉग बाजी कर रहा है। बोलने से क्या होता है? इस दुनिया में जो होता है बोलने से होता है। पर हमारे दिमाग में ये रस्सी घुसा दी गई। ये हमारी गलती नहीं है, हमें बताया गया है बोलने से क्या होता है, ताकि हम सच में पॉजिटिव ना बोलें, हम ऐसी बात करें ही ना। और हम लोग बड़े सज्जन लोग हैं, सीधे लोग हैं। हम इन चक्करों में मोटिवेशन, इस धरती पर मोटिवेशन एक ऐसी चीज थी जो किसी भी इंसान की तकदीर बदल सकती है, उसे कामयाब कर सकती है। पर मोटिवेशन के बारे में क्या डायलॉग बाजी चलती है? अरे मोटिवेशन से कुछ नहीं होता भाई। जिस मोटिवेशन के दम पर हनुमान जी समुद्र को लांग कर सीता माता को खोज लाए, लंका में आग लगाए आए, भाई जामवंत जी ने मोटिवेट ही तो किया था। जिस मोटिवेशन के दम पर अर्जुन, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिस मोटिवेशन के दम पर अर्जुन ने कौरवों की करोड़ों की सेना को खत्म कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, उस मोटिवेशन के बारे में हमारे दिमाग में घुसाया दिया गया। मोटिवेशन से क्या होता है? ये सब बोलने की बातें हैं।
अब हमने भी डायलॉग बोलने शुरू कर दिए। मैं से 4-5 एग्जांपल दूंगा आपको, जिन जिन चीजों से हो सकता था, जिन जिन चीजों से हो सकता था। पैसा, पैसे पे बाद में आता हूं, उससे पहले एक उदाहरण देता हूं। आपने पिछले 15-20-25 साल में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, जितने भी कोचेज, जितने भी डायलॉग बाजी इस पे, रील्स पे, सोशल मीडिया पे सुनी है, वो क्या सुनी है? रिश्तेदार किसी के नहीं होते। अरे सबसे पहले तुम्हारे दोस्ती तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अपने ही धोखा देते हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम पानी था। कम था। अब हाँ। ताज्जुब करके देखिए, जिस देश में आज तक, भारत जैसे देश में, जिस देश में आज तक एक भी मकान होम लोन तो पिछले 5-10 साल से चले हैं, जिस देश में गारंटी देता हूं आज से 7-8 साल पहले जितने मकान बने हैं, चुनौती के साथ कहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं अगर थोड़ी सी भी उम्र वाले लोग हैं तो वो इस बात से एग्री करेंगे, बिना किसी रिश्तेदार की मदद के आज तक इस देश में एक मकान नहीं बना। किसी ने आकर 10,000 दिए, किसी फूफा जी ने 20,000 दिए, कोई दोस्त आया 30,000 दे गया, कोई दोस्तों के और रिश्तेदारों के बगैर मैं और आप भी यहाँ नहीं बैठे होते, मैं लिख के दे सकता हूँ। सही है। आपकी और मेरी जिंदगी में 10 लोग ऐसे होंगे जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं जी। मकान नहीं बना दोस्तों रिश्तेदारों के बगैर। आज तक मैं चैलेंज देता हूँ, अगर कोई हॉस्पिटल में हमारे परिवार से एडमिट हो गया तो किसी ना किसी से तो हमें पैसे लेने पड़े होंगे, और किसी ने दिए होंगे। करेक्ट। किसी के घर में आज तक शादी नहीं हुई लड़की की बिना किसी दोस्त और रिश्तेदार की मदद के। कोई दोस्त 10,000 20,000, किसी रिश्तेदार ने कुछ दिया, किसी ने मदद कर दी, किसी मौसी ने पैसे दे दिए। उस देश में पिछले 20 साल से ये फितूर घुसाया जा रहा है दिमाग में कि रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्त के। उन्हें मालूम था अगर ये रिश्तेदार आपस में मिलके एक दूसरे से अच्छा डायलॉग क्या, कभी अपनों से पैसे मत मांगना, कभी रिश्तेदारों से पैसे मत लेना। मैंने कहा फिर मुझे दुश्मन देके पैसे अपनों से मैं पैसे ना लूं, रिश्तेदारों से, अपनों से, दोस्तों, हमारे दिमाग में घुसा दिया गया अपनों से ही मत मांग लेना पैसे। फिर मैंने कहा फिर कौन देगा भाई मुझे, जिससे मेरी दुश्मनी है। वो जानते थे कि अगर मामा फूफी के भाई आपस में मिलके, चाचा ताऊ के भाई आपस में मिलके, या 4 दोस्तों ने आपस में मिलके स्टार्टअप शुरू कर दिया तो ये तो कामयाब हो जाएंगे। तो इन्हें रोकें कैसे? पॉजिटिविटी से हमें कैसे रोका गया सुनिए, वो लंबा टॉपिक है, उसे छोड़ रहा हूं। लेकिन दुखी क्यों है आदमी और खुश क्यों नहीं रहते हम? पहले एक एग्जांपल सेट करता हूं आपसे। आप कभी किसी से मिल लो, 24 घंटा परेशानी की बात करेगा, दुखों की बात करेगा, तकलीफों की बात करेगा, पर वो अपनी खुशियों के बारे में नहीं बताएगा आपको। बताओ क्यों? बचपन से दिमाग में क्या रस्सी घुसाई गई है, कभी भी अपनी खुशियां या अच्छी बात मत बताना, नजर लग जाएगी। अब वो डायरेक्ट तो रोक नहीं सकते थे, पर उनको मालूम था कि अगर ये पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छी बातें करेंगे तो वो ग्रो होके आएंगी पलटकर, ये खुश रहना शुरू कर देंगे, ये कामयाब होना शुरू कर देंगे। उन्होंने हमें बड़ी चालाकी से दिमाग में घुसा दिया, पॉजिटिव बात मत बताना, किसी को अच्छी बात नहीं बताना, और हम 24 घंटे किसका रोने लगे? दुखों का। मैं तो इस पे विरल भाई एक टॉपिक लेता हूँ, मैं इस पे एक बात बोलता हूँ कि इस दुनिया में 92.3% लोग दुखी रहने के मामले में आत्मनिर्भर हैं, और उसका रीजन बताता हूँ, हमारे दुखी रहने का कारण बताता हूँ आपको, हम दुखी क्यों हैं। आप मुझे बताइए, आपके 2 दोस्त हैं, एक के घर जब आप जाते हैं तो वो सबसे आपका परिचय कराता है, आपकी बात करता है, आपसे बात करता है, आपके बारे में बात करता है, और सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराता है। और दूसरा दोस्त है ना आपकी बात करता, ना आपसे बात करता, ना आपका किसी से परिचय कराता। आप किसके घर रुकना पसंद करेंगे? जो मेरी बात दूसरों से करता है। अब विरल भाई मुझे बताइए, और तमाम लोगों से पूछता हूँ, हम 24 घंटे अपने दुखों का, तकलीफों का, समस्याओं का, परेशानियों का परिचय करा रहे हैं सबसे, या खुशियों का? किसका परिचय करा? तकलीफ होगा। अब दुख और तकलीफ पता है क्या सोचते हैं, यार मैं जहाँ भैया जो है ना सबसे मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं, 24 घंटे मेरी बात करते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, सबसे मेरा परिचय कराते हैं। दुख कहते हैं भैया के यहीं रहूंगा यार, और दुख परमानेंट भैया के यहाँ रहने लगते हैं। और खुशियाँ खुशियाँ और पॉजिटिविटी क्या बोलती हैं, यार ये आदमी तो मेरी बात ही नहीं करता, कहीं मेरा परिचय कहीं नहीं कराता, मेरे बारे में बात ही नहीं करता। खुशियां कहती हैं भाई इस आदमी के पास नहीं रहूंगे। मैं कहता हूँ लोगों से कुछ, पर ये बड़ी चालाकी से रोका गया हमें। हमारे दिमाग में क्या बता दिया गया, नजर लग, और हम नजर लगने से बच रहे और टेंशन में 24 घंटा दुखी हैं। अब मैं आता हूँ एक ऐसे पॉइंट के बारे में, आप बिजनेस कोच हैं, हमें पैसा कमाने से कैसे रोका गया? मिडिल क्लास को पैसे के बारे में क्या रस्सी घुसाई गई? पैसा विलन है या हीरो है? विलन है। पैसा भाई भाई के बीच क्या डाल देता है? दरार। रिश्तों में क्या डाल देता है? खटास। पैसा तो हाथ का मैल है। और मैं एक टर्म यूज करता हूं, मैं इस पे जाऊंगा नहीं, एक टर्म यूज करता हूं विरल भाई, दैट इज कॉल्ड टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस शॉर्ट में समझा देता हूं आपको। टेलीकिनेसिस का मतलब होता है कि इवन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी मेमोरी और फीलिंग्स होती हैं। आप गाड़ी लेके आते हैं, मंदिर मस्जिद लेकर जाते हैं, टीका करवाते हैं,
मैं पूछता हूँ क्यों, गाड़ी को कैसे पता चला उसकी पूजा हुई है? इसका मतलब आप ये मानते हो नॉन लिविंग को मेमोरी है, नहीं तो आप लेके क्यों जा रहे हो फिर? करेक्ट। आपने महाभारत रामायण देखा है हमने, जब राम जी या श्री कृष्ण या अर्जुन जी या कोई भी तीर चलाते हैं तो पहले चलाने से पहले क्या करते हैं? प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं। तीर को कैसे पता चलता है मेरा मुझे प्रणाम किया जा रहा है? हम लोग तो स्पीकर्स हैं, हम स्टेज पर जाते हैं तो पहले पैर छूते हैं स्टेज के। सही है। स्टेज को कैसे पता चला कि मैंने उसके पैर छुए हैं? इसका मतलब हम ये मानते और जानते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी क्या होती है? मेमोरी। मेमोरीज। अब उन डायलॉग्स पे आ जाओ। पैसा हाथ का मैल है, पैसा भाई भाई में दरार डाल देता है, पैसा रिश्तों में खटास डाल देता है, और ये सारी बातें खड़े होके पैसा सुन रहा था गेट पे। पैसा कहता नहीं, भैया और भाभी के बीच में दरार नहीं डालूंगा, इनके परिवार में खटास पैदा नहीं करूंगा। पैसा वहीं से पलट के चला जाता। वो कहता बेटा फिर हम सारी जिंदगी क्या किस बात का रोना रोते हैं? पैसा ही नहीं आता जी, पैसा ही नहीं आए कहाँ से भैया? मैं आऊंगा क्या किसी, अगर आपके बारे में मैं ऐसी बात करूं आप मेरे घर आओगे क्या? कभी नहीं। आप मेरे बारे में बात करोगे ऐसी? पर ये ट्रैपिंग करी गई है, पैसे को विलेन के तौर पे दिखाया गया। सिद्ध करके बताता हूँ, पुरानी हिंदी फिल्में देखी होंगी, आप लोगों ने भी देखी होंगी। अब जरा बताना मुझे, पुरानी फिल्मों में बंगला किसके पास दिखाया जाता था, हीरो या विलेन? विलन के पास। विलन। लंबी एम्पाला गाड़ी में कौन दिखता था? विलन। सूट वूट में कौन दिखता था? विलेन। हाँ। लंबी सिगार कौन पीता था? पैसे वाला कौन दिखाया जाता था? विलेन। विलेन। और हीरो? सारी दुनिया का बोझ हम उठाते। हर फिल्म में हीरो या तो मैकेनिक मिलेगा, या कुली मिलेगा, या मजदूर मिलेगा। ये हमारे खिलाफ ट्रैपिंग है। पता है क्या दिमाग में घुसा दिया? भैया अगर हीरो बना रहना चाहते हो ना तो मजदूर और मैकेनिक बने रहो। पैसे वाले बन गए तो क्या बन जाओगे? विलेन। और इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ी आयनी बताता हूँ आपको, इस देश में कोई भी पैसा कमाने लगे, बताओ हम और आप उसको क्या बोलने लगते? चोर है, ठग है, फ्रॉड है। पिछले 5-7 साल में जब बाबा रामदेव पैसे वाले बने तो हम लोगों ने, आम आदमी ने, हम लोगों ने, सबने क्या बोलना शुरू कर दिया? देख रहा, पागल बना दिया पूरे देश को। मैं कैसे पागल बना दिया भाई? मेरे बैंक से पैसे निकाल लिए, बोले देखो हाँ, आंख यूं करके लंबी सांस लेके करोड़ों कमा गया। ठग कैसे लिए उन्होंने? हम, हमारा क्या नहीं, पर हमारे दिमाग में ये माइंडसेट बनाया गया है कि अगर इस देश में कोई पैसे कमा रहा है तो या तो फ्रॉड है या चोर है। और हम डायलॉग बाज लोग, अब हम पैसे कमाते ही नहीं। डायलॉग सुनो, हमने पैसे नहीं इज्जत कमाई है। मैं कहता हूँ भाई साहब आपको बनिया 10 रुपए का धनिया उधार नहीं दे रहा, ये आपकी इज्जत है कहाँ? में भी मिलवाना जा रहा। और मेरा अगला सवाल है, मेरा दूसरा टॉपिक है, पर मेरा अगला सवाल है, ये कौन सी इज्जत है जो आपको पैसा कमाने से रोकती है? ऐसा कौन सा नियम है कि आप इज्जत कमाओगे तो ये नियम है कि पैसे नहीं कमाओगे? पर हमारे दिमाग में फितूर घुसाए गए। ये भी ट्रैपिंग है, हमने इज्जत कमाई है, पैसा नहीं कमाया, और आम आदमी इस ट्रैपिंग में फंस गया। पैसे को लेके इतनी नेगेटिविटी फैलाई गई है विरल भाई, क्योंकि आप बिजनेस का चैनल चलाते, तो एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने अपना करियर एज ए टीचर शुरू किया था, तो मैं बच्चों को एक स्टोरी दिया करता था कि स्टोरी बना के लाना। 2 लड़के हैं, एक लड़की है और एक डायमंड है, और इसको करके स्टोरी फ्रेम करके लाना। मैं चुनौती देता हूँ, कम से कम 1 लाख बच्चे पढ़ाए होंगे और सब सेम स्टोरी बना के लाए थे। और मैं चुनौती देता हूँ, मैं आपको दे दूँ, आपको दे दूँ, आप भी सेम बनाएंगे। 2 लड़के हैं तो 2 लड़के बाय डिफ़ॉल्ट, 2 दोस्त हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उन दोस्तों में से एक दोस्त क्या होगा? अमीर और दूसरा गरीब। आपने रियलिटी में 99% केस में ऐसा देखा है? नहीं। अगर मैं डीपीएस का पढ़ा हूँ तो मेरे सारे 2 डीपीएस वाले हैं, सेम यानी है। सेम लेवल के होंगे। पर आपको हर स्टोरी में, हर फिल्म में भी 2 दोस्त कैसे मिलेंगे? एक अमीर और एक गरीब। अब ट्रैपिंग समझाता हूँ कैसे चलती है। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ, जरा बताना, उस गरीब को मेहनती दिखाएंगे या आलसी? मेहनती। कैरेक्टर वाला या याश? कैरेक्टर वाला। ईमानदार या बेईमान? ईमानदार। अब गरीब पर, अमीर पर आ जाओ। अमीर को क्या दिखाएंगे? मेहनती या आलसी? आलसी। कैरेक्टर वाला या याश? अय्याश। ईमानदार या बेईमान? बेईमान। ये फिर ट्रैपिंग है कि अगर ईमानदार कहलाना चाहते हो, मेहनती कहलाना चाहते हो, कैरेक्टर वाला कहलाना चाहते हो, तो गरीब बने रहना, क्योंकि पैसे वाले बन गए तो भाई ये कह दे, और हम ही डायलॉग बाज लोग, हम फंस गए इनके चक्कर में। मैं कहता हूँ दोस्तों, पैसा कमाइए, पैसा बढ़िया तरीके से कमाइए। अच्छे तरीके से ही कमाया जाता है, ये भी गलतफहमी। ये सब आप बिजनेस कोचिंग देने में चाह रहा हूँ यूथ समझे इस बात को। पैसा कमाने के लिए ना आपको झूठ बोलने की जरूरत है, ना बेईमान होने की जरूरत है, ना चोर बनने की जरूरत है। आप ईमानदारी से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और ये सत्य है। इस ट्रैपिंग में मत फंसना आप लोग बिल्कुल भी। तो पैसे हर चीज के प्रति हमारे दिमाग में। और विरल भाई, क्योंकि तमाम
हमारी बहनें, हमारी माताएं और तमाम यंग फीमेल्स जो हैं, यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी इस पॉडकास्ट को सुन रही होंगी, तमाम बच्चियां, लड़कियां, उनसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। आपके खिलाफ भी एक ट्रैपिंग की गई है, वो इस स्टोरी में आती है। देयर वर टू बॉयज, अ डायमंड एंड अ गर्ल। मैं विरल भाई आपसे चाहता हूँ अगली लाइन आप कंप्लीट करिएगा। दो लड़के बता दिए, एक अमीर है एक गरीब है, ऐसा है वैसा है, स्टोरी आगे बढ़ती है। देयर वॉज अ गर्ल एंड शी वॉज वेरी, क्या वर्ड यूज किया जाएगा लड़की के लिए? क्यूट, शी वॉज वेरी क्यूट, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। हाँ, ये लड़कियों के खिलाफ साजिश है। सुनना बच्चियों, ये क्यों नहीं कहा गया देयर वॉज अ गर्ल एंड शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट? हाँ, ये क्यों नहीं कहा गया देयर वॉज अ गर्ल एंड शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग? ये हमारी बच्चियों के खिलाफ साजिश है। इनके दिमाग में घुसा दिया गया खूबसूरत बनी रहो, ब्यूटीफुल बनी रहो, बिजनेस वूमन बनने की मत सोच लेना, एंटरप्रेन्योर बनने की मत सोच लेना, कामयाब हो। और मुझे दुख इस बात का, हमारी बच्चियां इस झांसे में आ गई। सारा दिन खूबसूरती की बात चलती। मेरा ये कहना है विरल भाई, मैं हर अपनी बच्ची से कहता हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ सेशंस के लिए, कॉर्पोरेट्स में जाता हूँ, मैंने अपनी बिटिया से बोलता हूँ, मैंने कहा बेटा जब कोई तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करे तो चिढ़ जाना। कारण बताता हूँ आपको। अगर कोई मुझसे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एक कमेंट आए विरल भाई नीचे कि अमर भाई आपकी हाइट बहुत अच्छी है, तो मेरी नज़र में उसने मेरी बेइज्जती की है। मेरा 1.5 घंटे का पॉडकास्ट देखने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद वो मेरी हाइट की तारीफ कर रहा है। पता है उसने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया? कि बाबा कंटेंट वंटेंट तो कुछ नहीं था, तुमने बातों में कोई दम नहीं था। मैं आपके घर जाऊं यार विरल भाई, एक बात बताओ, आप मेरे घर आए, मेरी वाइफ नीतू नाम है उनका, वो आपके लिए चाय लेकर आए, और चाय का सिप लेकर आपका पहली लाइन क्या है? भाभी जी कप बहुत अच्छे हैं। तो ये कप की तारीफ नहीं हुई है, चाय की बेइज्जती ये है। बोला गया कि बाबा चाय वाय तो इतनी लायक ही नहीं है मैं कुछ बोलूं। मैं हर बच्चे से बोलता हूं कि कोई आपसे कहे यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपकी इंसल्ट कर रहा है वो। आपके ब्यूटीफुल होने में आपका रोल क्या है? क्या आपने यूपीएससी क्लियर करके ब्यूटीफुल बनी है? आप नीट का एग्जाम क्लियर करके ब्यूटीफुल बनी है? आपकी जो हाइट है वो ब्यूटी यूपीएससी क्लियर करके? उसने उस चीज़ की तारीफ की है जिसमें आपका रोल ही नहीं है। जब कोई आपकी ब्यूटी की तारीफ करे तो बोलो एक्सक्यूज मी, टैलेंट की तारीफ हो तो बताओ, मेरे कम्युनिकेशन की तारीफ करो, मेरे हार्ड वर्क की तारीफ करो, मेरे टैलेंट की तारीफ करो। तो मैं अपनी बच्चियों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस झांसे में, इस टैपिंग में आ मत जाना। सुपर, सुपर। बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपसे सीखने मिल रही है सर। इनफैक्ट एक एक और कहावत है जो शायद आपके प्रोफ़ेशन के साथ मैच करती है। आपने जैसे बताया जी। सेल्स आपने किया, और सेल्स के प्रोफ़ेशन को बहुत बदनामी मिली है। मतलब लोग बोलते हैं कि वो क्या सेल्स के लिए एक वो भी कहावत एक है। ट्रैपिंग है विरल भाई। अरे वाह, आपने तो क्या पॉइंट उठाया आपने। सेल्स का एक भ्रम वाक्य माना जाता है कि सेल्स पर्सन वो, सेल्समैन वो जो गंजे को भी कंगी बेच दे। मैं कहता हूँ नहीं साहब, जो गंजे को कंगी बेच दे वो सेल्समैन नहीं, वो ठग है। और इस एक लाइन ने विरल भाई दो नुकसान पहुंचाए। एक नुकसान तो सेल्स दुनिया का, मुझसे अगर कोई पूछे सबसे बेहतरीन प्रॉफिट, मैं सेल्स को मानता हूं बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, BWI बोलता हूं इसको। मैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स को एक संज्ञा देता हूं BWI, बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। सेल्स से बड़ा कोई बिजनेस धरती पर नहीं है, पर सेल्स के साथ दो दिक्कतें कर दी गई। आप 90% लोगों से पूछना वो सेल्स में आने से बचते क्यों हैं। 90% भारतीयों की प्रॉब्लम ही क्या है? बिजनेसमैन बन जाएंगे वो, पर सेल्स नहीं कर सकते। सबको शर्म लगते, झिझक लगते। कारण क्या है? सेल्स की जो इमेज बिगाड़ी गई। दो नुकसान हुए उससे। एक तो सेल्स की इमेज बिगाड़ दी गई, दूसरा सेल्स पर्सन के दिमाग में एक फितूर घुसा दिया गया। अब मैं कहता हूं कि डायलॉग क्या है? सेल्समैन वो जो गंजे को भी कंगी बेच दे। अब सेल्समैन के दिमाग में क्या घुस गया कि मैं गंजे को कंगी बेच के दिखाऊंगा। अब सेल्स पर्सन जेब में कंघी रखकर बाल वालों से पूछ रहा है भाई साहब गंजे कहां मिलेंगे। क्लाइंट सामने है, कस्टमर सामने है, प्रोडक्ट आपकी जेब में है, पर आपको चस्का किस चीज का लगा दिया गया? गंजों को कंगी। मैं कहता हूं गंजा कोई खरीद भी रहा हो ना तो उससे बोलना सर आप कंगी मत लो, ये आपके काम की नहीं है, आपको हेल्प नहीं करेगी, सॉरी सर। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, मैं दावा करता हूं वो 10 बाल वालों का रेफरेंस देगा। पर अफसोस, अच्छा इस पे एक बड़ा अच्छा पॉइंट याद आ गया मुझको उबरल भाई, इमेज। सेल्स जैसे प्रोफेशन, और यहाँ मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, मैं इंसान से भी, मैं लोगों से भी कहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना। आपने 2025 की बात करी थी, कुछ नहीं करना। जब मैं सेल्फ असेसमेंट की बात करता हूँ ना
तो अपनी सेल्फ असेसमेंट में एक चीज़ और करना, 2 पॉइंट करना। एक तो रोज़ रात को सोने से पहले सेट, SAT, मैं उस पॉइंट को उठा रहा हूँ जो शुरू में बात किया था। एक तो डेली वाला सेट कर लो। डेली वाला मतलब जो आज मैंने किया, एक गोल होगा आपका 2025 में। गोल, एक टर्म होता है गोल गेटिंग, सॉरी गोल सेटिंग, ट्रेनिंग आती है गोल Correct. सेटिंग की। अरे मैं कहता हूँ ये तो गोल तो कोई भी सेट कर ले, टर्म होना चाहिए गोल गेटिंग। ये मिलेगा कैसे? तो मैं अब दूसरा पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो आप ना ईयरली आपने कोई गोल सेट किया होगा, आपने कोई वीकली किया होगा, मंथली, आप एक डेली का एक एक्शन सेट करो, दैट इज कॉल्ड सेट, SAT। शाम को सोने से पहले पूछो जो कुछ आज मैंने किया। मेरा गोल है 10 किलो वेट घटाना है 3 महीने में। तो शाम को डेली ये पूछना जो आज मैंने खाया, क्या वो मेरा वेट कम करवाएगा? हाँ या ना में यहीं लिख लो। जो मैंने किया, क्या वो मेरा वेट कम करवाएगा? हाँ या ना में यहीं लिख लो। आपका गोल है, आपका टारगेट है, आपका गोल है कि मुझे भैया 5 लाख रुपए पर मंथ कमाने हैं। पूछिए जो आज मैंने किया, जो आदतें मैंने आज डाली, जो एक्शन मैंने लिए, हैबिट और एक्शन जो मैंने आज किए हैं, क्या वो मुझे 5 लाख के करीब ले जा रहे हैं? आपको ना होता क्या है कि 90% केस में, जैसे कैंसर को मैं बोलता हूँ, सवाल ये नहीं आपको कैंसर का पता चल गया, सवाल ये किस स्टेज पे पता चला। अगर 4th स्टेज पे पता चला तो इसका कोई इलाज नहीं, और 1st स्टेज पे पता चल जाए तो इलाज है। आपने कोई गोल सेट किया था 2025 के लिए, तो वो नवंबर 2025 में थोड़ी पता चलता है कि नहीं मिलने वाला, वो आपको जनवरी 2025 में पता चल जाएगा कि भैया जैसा मैं कर रहा हूँ ना, ये 5 लाख पर मंथ आने नहीं है, नहीं आने ये वाला 10 किलो घटने नहीं है। तो आप डेली अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं 2025 के लिए 2 जिम्मेदारियां आप लोगों को दे रहा हूँ, टास्क नहीं, जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, जीवन आपको बेहतर बनाना है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, चेंज होना है ना। अच्छा, चेंज मैंने शब्दों पे जो ईश्वर की कृपा से काम किया है थोड़ा बहुत, मैं चेंज को हिंदी में हम बोलते हैं बदलाव, और मैं विरल भाई इसको बदलाव नहीं बोलता, मैं इसको बोलता हूँ बदलाभ। बदलाभ। अगर लाभ तक पहुंचना है तो बद से होकर गुजरना पड़ेगा। लाभ पहले नहीं हो सकता। लाभ बद कभी सुना है? शब्द क्या है? बद लाभ। बद पहले आएगा। बद क्या है? चुनौतियां, दिक्कतें, परेशानियां, समस्याएं। हमने पुरानी फिल्में देखी हैं, कहानियां सुनी हैं। गुफा के अंदर क्या था? खजाना। बताते थे ना, खजाना था। कहां था वो खजाना? गेट पर या अंदर? अंदर। क्यों गेट पे क्यों नहीं था? अच्छा फिर बताओ गेट पे क्या थे? उस गुफा के गेट पे क्या क्या पाए जाते थे? शेर, बिच्छू, सांप, केकड़े। तो मैं कहता हूँ साहब, अगर आप परेशानी, चुनौती, दिक्कत नाम के सांप, बिच्छू, केकड़े, शेर का सामना करने का दम रखते हैं तो मैं चुनौती दे रहा हूँ, 2025 नाम की गुफा में अंदर खजाना है। पर भाई साहब आप ये सोचो कि गेट पे ही खड़े मिलेंगे, ना ना ना, ऐसा आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। आप ये सोचोगे मैं कोई काम शुरू करूं, अच्छा हम क्या सोच के चल रहे हैं कि मैं बिजनेस शुरू करूंगा और तमाम कस्टमर्स और दुनिया थाली लेकर, टीका लेकर खड़ी, आओ अमर चौधरी जी हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। ऐसा होने वाला है क्या? कैसी बात कर रहे हो आप? तो बद लाभ, चुनौतियों से गुजरिए। और एक चुनौती मैं आपको दे रहा हूँ, एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, खुद की इमेज पर काम करिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेल्स की इमेज की बात करी थी। एक्चुअली विरल भाई होता क्या है, सारी दुनिया में हमें पहले 3-4 साल अपनी इमेज डेवलप करने में लगाने चाहिए, फिर सारी ज़िंदगी आपको कुछ नहीं करना। टाटा का नाम लेते ही, टाटा कल को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दे, आप ये पूछते ही नहीं इसमें इनको, इस कंपनी को एक्सपीरियंस है या नहीं, उन्हें मालूम है टाटा है ना, भरोसा है, भरोसा है। ये टाटा चाहे उस फील्ड में नहीं हो, पर टाटा ने ट्रस्ट डेवलप किया हुआ है। मुझे नाम पता नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अभी आपको पता चल जाए कि माल्या साहब ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे आप। प्रोडक्ट में कितना भी, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बताऊं, प्रोडक्ट बिकता है। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है पीपल, नॉट द प्रोडक्ट आर सोल्ड। प्रोडक्ट नहीं बिका करते। एक रस्सी और निकालूं दिमाग से, आपने एक डायलॉग सुना होगा, प्रोडक्ट में दम होगा तो अपने आप बिकेगा। मैं कहता हूं ना, आपने गोल्ड को, सोने को ठेले पे बेच के दिखा दो। चलो मैं चुनौती देता हूं आपको, 24 कैरेट का सोना आप ठेले पे, रेहड़े पर बेच कर दिखाइए, नहीं बिकेगा, रिपोर्ट हो जाएगी, FIR हो जाएगी शाम तक। डाउट करने लगेंगे, डाउट करेंगे, कोई कहेगा ठग रहा है। जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा शोरूम उतना बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। ऑडी गाड़ी अगर बड़ी है तो ऑडी गाड़ी के शोरूम में भी करोड़ों रुपए लगेंगे। दूसरी बात और बता दूं, जो सेल्स के बिजनेस में, उन्हें एक चीज और बता दूं, जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना ही अपडेटेड और अपग्रेडेड सेल्स पर्सन चाहिए।
ऑडी का सेल्स पर्सन भी सूट बूट में ही मिलेगा, एमबीए वाला ही चाहिए, टाई लगी होनी चाहिए, सूट बूट होने चाहिए। मूंगफली बेच रहे हो चप्पल में बेच लो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि प्रोडक्ट अगर दमदार हुआ तो बेचना नहीं पड़ता, नहीं बेचना पड़ेगा वो उतने। तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में, इमेज Correct. पे काम करिए। आपने अपनी इमेज, व्यक्तिगत इंडिविजुअल इमेज की पावर बताता हूँ विरल भाई इमेज की पावर बताता हूँ मैं, कुछ ये पॉइंट्स दे रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विरल भाई प्रोसेस की। आपको हमको सीधा क्या बता दिया जाता है, टूल पे ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो। इस धरती पे 2 से 3% बिजनेस कामयाब होते हैं। एक्चुअली वो बिजनेस कामयाब नहीं होते, वो बिजनेसमैन कामयाब होते हैं। लोग कामयाब या नाकामयाब होते हैं, प्रोडक्ट थोड़ी फेल और पास होता है। सेम प्रोडक्ट के, आप तो खुद बिजनेस कोचिंग में, सेम प्रोडक्ट में कामयाब लोग भी हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, आप मुझे कोई ऐसा डॉक्टर बताओ, आपकी नज़र में कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो करोड़पति होगा या नहीं? हाँ होंगे। मैं ऐसे डॉक्टर भी बता दूंगा जिन पे घर में खर्चा नहीं चल रहा। कोई ऐसे एडवोकेट या लॉयर होंगे जो महीने के लाखों रुपए कमाते होंगे। बहुत। मैं ऐसे भी बता दूंगा जिन पे हजारों नहीं कमाए जा रहे। तो आप प्रोडक्ट की या इंडस्ट्री की बात ही क्यों कर रहे हैं? आप बात उस चीज की करिए कि आप क्या इमेज, थोड़ी देर में मैं पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ आपको। इमेज की पावर समझाता हूँ। अगर मेरे यूथ, मेरे भाई, मेरी बहन यूथ कॉलेज गोअर्स हों, चाहे वो बिजनेस ऑनर्स हों, चाहे वो हाउस वाइफ हों, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हों, चाहे वो मतलब आई वुड से कि कॉर्पोरेट लीडर्स हों, इमेज की पावर समझिए सर। मैं अगर अभी आपसे विरल भाई एक लाइटर मांगता हूँ, लाइटर समझते हैं? तो मैं लाइटर मांगता हूँ तो आप क्या समझेंगे मैं क्या जलाने के लिए मांग रहा हूँ? सिगरेट। आपके मुंह से बीड़ी क्यों नहीं निकला विरल भाई? लाइटर से बीड़ी नहीं जल सकती क्या? ये लाइटर की इमेज है, हम सब जानते हैं। मैंने हजार लाखों से पूछ लिया, सब सिगरेट ही बोलते हैं। ये सिगरेट की, ये लाइटर की इमेज है कि अगर लाइटर मांग रहा है तो सिगरेट वाला होगा, बीड़ी वाला होता तो माचिस मांगता। माचिस मांगता, हाँ। ये लाइटर की इमेज है। मैं अभी एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, शेर की, लॉयन की। आपके दिमाग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, क्या गुण आएंगे? शेर की पिक्चर दिखाऊंगा तो कौन से गुण? एग्रेसिव, फियर, करेज, हौसला। मैं आपको मोर की पिक्चर दिखाऊं तो ब्यूटी, सुंदरता। अगर मैं लोमड़ी या फॉक्स की पिक्चर दिखाऊं तो बड़ी चालाक होगी। विरल भाई आपके प्लॉट पे कब्जा कर रखा है क्या लोमड़ी ने? नहीं। कैसे मालूम कि लोमड़ी चालाक होती है? मैं तमाम सुनने वालों से भी पूछता हूँ, हाउ डू यू पीपल नो कि लोमड़ी तो जानवर है? जानवर से तो कभी ऐसा भी नहीं हो सकता कि बातचीत करी हो, कोई व्यवहार करा हो और बड़ी चालाक निकल गई हो। कैसे मालूम लोमड़ी चालाक होती? इमेज। मैं कहता हूँ पता करिए मार्केट में आपकी इमेज क्या है। आप बॉस हैं, पता करिए आपकी इमेज क्या है। आप बिजनेस ओनर हैं, पता कीजिए आपकी इमेज क्या है। आप एंटरप्रेन्योर हैं, पता, क्योंकि अगले 50 साल आपको ये इमेज ही कमा के देने वाली है। तो सारा खेल किसका है? तो अगर मेरे यूथ सुन रहे हैं, या बिजनेस ओनर सुन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर सुन रहे हैं, इवन कॉर्पोरेट लीडर या आम आदमी भी सुन रहा है, तो पता कीजिए आपकी इमेज क्या है। अमेजिंग सर, बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही है सच में। ये पॉडकास्ट मेरे ख्याल से अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट कन्वर्सेशन रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आपको और सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। सर 2 टॉपिक पे मुझे और बातें करनी है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो बिजनेस को लेकर मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अरे वाह। और दूसरा, पैसा कमाना चाहते हैं खूब, हाँ, यू नो, बिल्कुल। तो वो मैनिफेस्टेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। जी। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि हम सेकंड कन्वर्सेशन में रखेंगे। ओके। आप मुझे अभी कमेंट में बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अमर सर को फिर से बुलाऊं, और अगर बिजनेस के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं या मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करना चाहता हूं, तो मुझे कमेंट में बताइए आप क्या टॉपिक सुनना चाहेंगे और आपका क्या सवाल है, मुझे कमेंट में बताइए। अगली बार मैं सर के साथ इस टॉपिक पे 100% बात करूंगा, लेकिन कमेंट आया तो ही।